भारत का संवैधानिक विकास। सही कहा। 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के आने से लेकर फिर 1950 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लागू होने तक का सफर। तो आज हम इन्हीं अधिनियमों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं जो इस सफर में हमारे गाइड होंगे। और हमारा मकसद साफ है, हर उस जरूरी तथ्य को समझना जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और कंपनी के अधिकारी तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी और उसने ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा था। अच्छा। हाँ, साथ ही कंपनी पर भ्रष्टाचार के, कुशासन के बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि भैया अब इस पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। तो ये कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा शिकंजा था और इसी एक्ट ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मतलब उसका कद और पावर दोनों बढ़ा दिए। और पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, पर यहाँ दो बातें हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे अहम है। पहली, जैसा आपने कहा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और दूसरी, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यायपालिका की तरफ पहला कदम था। लेकिन लगता है 1773 का एक्ट काफी नहीं था। मतलब सरकार को जल्दी ही एहसास हो गया कि और कंट्रोल की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक हितों का टकराव इतना बढ़ गया था कि उन्हें अलग करना जरूरी हो गया, और इसी जरूरत ने जन्म दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया, दोहरी शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। वो तो पहले से थे ही। हाँ, लेकिन राजनीतिक, सैन्य और राजस्व जैसे मामलों पर कंट्रोल के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब एक ही कंपनी को दो अलग अलग बॉस रिपोर्ट कर रहे थे, एक व्यापार के लिए और दूसरा राजनीति के लिए। बिल्कुल, और असली पावर जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गई। परीक्षा में ये सवाल अक्सर फंसाता है कि प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास था। एग्जैक्टली, और जवाब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए अब आते हैं चार्टर एक्ट्स पर, जो हर 20 साल में आते थे। 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो लगभग खत्म कर दिया। हाँ, बस चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। लेकिन इसके दो बहुत बड़े असर हुए। पहला, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई। और दूसरा, जो परीक्षाओं के लिए एक हॉट टॉपिक है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। 1 लाख रुपए। आज ये रकम छोटी लगती है, पर उस वक्त के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी पहल रही होगी। ये रकम से ज्यादा सोच का बदलाव था। पहली बार ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी ली और यहीं से वो बहस शुरू हुई कि शिक्षा अंग्रेजी में हो या पारंपरिक भाषाओं में। इसके ठीक 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसने तो कंपनी के व्यापार को पूरी तरह ही खत्म कर दिया। हाँ, चाय और चीन वाला एकाधिकार भी खत्म। अब कंपनी सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था थी, और इसी के साथ सत्ता का केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। कैसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। हाँ, असीमित अधिकार। मतलब मद्रास और बंबई के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। इस कड़ी का आखिरी महत्वपूर्ण एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, और इसमें पहली बार सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। बिल्कुल। मतलब आज जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहाँ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक कदम था। इसने इस सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खोल दिए, और इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कामों को पहली बार अलग किया। एक तरह से मिनी पार्लियामेंट जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। और फिर 1857 की क्रांति हुई। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्हें समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश पर शासन नहीं किया जा सकता, और नतीजा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। हाँ, इसका सबसे बड़ा काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चला गया।
और इसी के साथ पदनामों का खेल फिर शुरू हुआ। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। हाँ, जो सीधे क्राउन का निजी प्रतिनिधि होता था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। एक ही व्यक्ति, दो पदनाम, बिल्कुल। और लंदन में भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण तो ले लिया, लेकिन अब उनके सामने चुनौती थी कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को कैसे संभाला जाए। बिल्कुल, और यहीं से शासन में भारतीयों की भागीदारी का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन ये भागीदारी बहुत सीमित थी। इसकी पहली झलक हमें 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में दिखती है ना? हाँ, इसमें वायसराय को अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार मिला। ये एक प्रतीकात्मक कदम था। लेकिन इसी एक्ट में एक और जरूरी चीज हुई, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। ये क्या थी? पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब था कि अब वायसराय की परिषद का हर सदस्य एक या एक से ज्यादा सरकारी विभागों का प्रमुख बन गया, जैसे आज कैबिनेट में मंत्री होते हैं। अच्छा, तो इससे सरकार का कामकाज ज्यादा कुशल बना। सही। और फिर 1892 के एक्ट ने इस भागीदारी को थोड़ा और बढ़ाया। इसने अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। हाँ, पर चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था और एक बहुत चालाक कदम उठाया गया। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार तो दिया, लेकिन वोट करने का नहीं। एग्जैक्टली। वो सवाल पूछ सकते थे पर पूरक प्रश्न नहीं। मतलब आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं पर उसे बदल नहीं सकते। एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। बिल्कुल। अब हम 20वीं सदी में आ रहे हैं और यहां से चीजें और ज्यादा राजनीतिक हो जाती हैं। 1909 का अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से बेहतर जानते हैं। और इसका एक प्रावधान ऐसा था जिसने भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और दुखद असर डाला। आप अलग निर्वाचन मंडल की बात कर रही है? हाँ, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत। इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोटर भी सिर्फ मुस्लिम। यहीं से बांटो और राज करो की नीति को एक संवैधानिक जामा पहनाया गया। इसने एक और नया कॉन्सेप्ट लागू किया, प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायाकी। ये सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। हाँ, ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय जैसे पुलिस, वित्त और सिंचाई, ये सब आरक्षित सूची में थे, जिन पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण था। और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा था कि भारतीय मंत्रियों को स्कूल चलाने का काम तो दे दिया, पर स्कूल बनाने के लिए पैसा और पुलिस दोनों गवर्नर के पास थे। मतलब जिम्मेदारी बिना अधिकार के। हाँ, और ये व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई। लेकिन हाँ, इसी एक्ट ने केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था। में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये विरोध बहुत व्यापक था और इसने अगले बड़े अधिनियम की जमीन तैयार की। और अब हम उस अधिनियम पर आते हैं जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत कानून था और इसके प्रावधान परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा काम क्या था? सबसे पहला और बड़ा काम इसने ये किया कि प्रांतों से उस असफल द्वैध शासन को खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। अच्छा, मतलब प्रांतों को अपने मामलों में शासन करने की काफी आजादी दी गई। हाँ, प्रांतों के स्तर पर, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव रखा जो कभी लागू ही नहीं हो पाया। इसने एक अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, तो वो सपना भी अधूरा रह गया। लेकिन इस एक्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी जो आज भी हमारे देश का आधार हैं। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान इसी में था। 1937 में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। कहते हैं हमारे संविधान का 60% से भी ज्यादा हिस्सा यहीं से लिया गया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने ब्रिटिश शासन का अंत किया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया। और उसी संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भारत का संविधान बनाया,
जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद एक बार तेजी से दोहराते हैं। सिर्फ अधिनियम और उसका सबसे बड़ा कीवर्ड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, केंद्रीय प्रशासन की नींव और सुप्रीम कोर्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरी शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसे भूलना नहीं है, 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैध शासन, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्ता और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। एक बात और, परीक्षा में 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन और 1935 की प्रांतीय स्वायत्ता के बीच का फर्क जरूर पूछा जाता है। तो ये थी भारत के संवैधानिक विकास की कहानी, एक व्यापारिक कंपनी को काबू करने की कोशिश से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के निर्माण तक का सफर। ये सिर्फ तारीखों और प्रावधानों का खेल नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो ये नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच की एक लंबी खींचतान की कहानी है। बिल्कुल, हर अधिनियम अपने आप में एक मील का पत्थर था। हाँ, जिसने हमारे देश को आकार दिया,